नमस्कार दोस्तों अगर आपको याद हो 1.5 महीने पहले जब ईरान और यूएस के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा एम था अमेरिका का वो ये था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। अब न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है एनरिच्ड यूरेनियम। अब हुआ क्या है कि कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि ईरान अपना सारा का सारा जो यूरेनियम है वो यूएस को हैंडओवर करेगा। ये आप देख सकते हो खबर। इन ह्यूज क्लेम ट्रम्प सेज ईरान हैज एग्रीड टू हैंड ओवर इट्स एनरिच्ड यूरेनियम। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि ये एनरिच्ड यूरेनियम होता क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, अमेरिका के लिए और स्पेशली इजराइल यहां पर कभी नहीं चाहेगा कि 90% का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान के हाथों लगे। तो इसको डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि व्हाइट हाउस के बाहर प्रेस को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान यहां पर उन्होंने ये क्लेम कर दिया दैट ईरान हैज एग्रीड, ईरान ये माना है कि वो अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हैंडओवर करेगा। अब हैंडओवर के कई मतलब हो सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अ डील इज वेरी क्लोज। आपको पता ही होगा रिसेंटली पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो ईरान की पूरी टीम है, यूएस की टीम है, जेडी वांस जो है आए थे और यहाँ पर कोई बात बन नहीं पाई और ऐसा लग रहा था कि वापस से चीज़ें खराब हो जाएंगी। लेकिन फिर से यहाँ पर कुछ बिल्डअप हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ तरीका निकलेगा, डील आएगा एंड दिस कुड स्टेबलाइज ऑयल फ्लो, रिड्यूस टेंशन। ये कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। एंड यहां पर जो मेजर जियोपॉलिटिकल क्लेम है वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एनरिच्ड यूरेनियम है ना, ये फाउंडेशन है न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी का। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जब हम यूरेनियम एनरिचमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब ये हुआ कि जो प्रपोर्शन है U-235 आइसोटोप का उसको बढ़ाया जाता है। मतलब यूरेनियम 235 जो आइसोटोप्स हैं, जितना ज़्यादा आप उसको बढ़ाओगे उतना वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा। एंड नेचुरल जो यूरेनियम होता है ना, उसमें परसेंटेज सिर्फ 0.7% होता है U-235 का। लेकिन अगर आपको बॉम्ब बनाना है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है जो वेपन ग्रेड वाला होता है, वो 90% का वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी की वजह से यहां पर अगर हम बात करें कि अलग अलग जो लेवल ऑफ एनरिचमेंट होता है उसके क्या मायने होते हैं, तो सपोज अगर आपके पास 3.25 या 4% तक अगर एनरिच्ड यूरेनियम है तो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हो, राइट, उसको चला सकते हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो। अगर आपके पास 20% है तो रिसर्च के लिए जो रिएक्टर्स बनाने हैं वो आप कर सकते हैं। 60% हाईली सेंसिटिव हो जाता है, मतलब आप वेपन बनाने के काफ़ी करीब है। और फाइनली 90% का अगर एनरिच्ड यूरेनियम आपके पास आ गया मतलब आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। सो ईरान का ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 60% तो कंप्लीट कर ही लिया है और वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना सकते थे। मतलब ये जो 90% का एनरिचमेंट है वो कभी भी कर सकते थे। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको रखे हुए हैं, उसको बारे में कोई ज़्यादा बात बता नहीं रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई ऑफिशियल बात नहीं है। ऑफिशियली अभी भी वो न्यूक्लियर वेपन का जो ग्रेड है ना 90% का, वो अभी टच नहीं कर पाए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि ईरान का जो यूरेनियम है वो इतना ग्लोबल इशू कैसे है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर आप देखोगे कई दशकों से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा डर क्या है? डर यही है कि अगर ईरान इनफ क्वांटिटी जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका अगर इकट्ठा कर लेता है तो मतलब वो ब्रेकआउट कैपेबिलिटी अचीव कर पाएगा और मतलब फिर तो कुछ ही हफ्ते के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी बना पाएगा। और इससे सबसे ज़्यादा चिंता तो अमेरिका को है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता है इजराइल को, क्योंकि इजराइल का हमेशा से ये मानना है कि अब उसको कोई डर नहीं है। मतलब अगर आप अरब देशों में देखोगे तो इजराइल को टक्कर देने वाला, मतलब उसको ख़त्म करने वाला कोई देश है नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ईरान से। और इजराइल को ये लगता है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया, यू नेवर नो कि वो कब इजराइल के ऊपर मतलब दाग देगा। तो इसीलिए इजराइल को सबसे ज़्यादा चिंता होती है और इस वॉर के पीछे भी इजराइल एक बड़ा कारण है ऐसा बताया जाता है। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझिए। क्या है कि जब ओबामा प्रेसिडेंट थे 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था JCPOA, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और इसमें यहाँ पर देखिए साइन किया गया था कि जो ईरान है वो अपना जो एनरिचमेंट है ना वो बेसिकली पावर प्लांट के लेवल का ही बनाएगा।
मतलब जो आपको पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है, उसके लिए जितना एनरिचमेंट चाहिए वो आप बनाओगे, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पर्सपेक्टिव से आप नहीं करोगे। साथ ही साथ उसका जो स्टॉक पाइल है जो इकट्ठा कर रखा था ईरान ने, उसको वो कम करेगा, एंड इसके रिटर्न में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो हटा दिए जाएंगे। तो ये एक्चुअली अच्छा खासा चल रहा था, इससे कोई दिक्कत हो नहीं रही थी। फिर क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार चुनाव जीतते हैं 2018 में, जो है उन्होंने कह दिया कि ओबामा के समय ये जो डील हुई है वो बहुत ही कमज़ोर है, वन साइडेड है। और उस समय भी अगर आप देखोगे तो इजराइल भी यही कह रहा था कि यहाँ पर धीरे से कहीं ना कहीं ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया। ट्रंप ने कहा कि ये जो 2015 में डील साइन हुई थी ईरान के साथ, उससे हम विड्रॉ कर रहे हैं। और ग्रेजुअली इसी को देखते हुए, क्योंकि अब ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शंस लग गया, भारत भी जो ऑयल वगैरह खरीद पाता था ईरान से वो नहीं खरीद पाया, एंड इसी की वजह से ईरान भी जो है अपना एनरिचमेंट वापस से स्टार्ट कर दिया। और आज हालत ये है कि ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम का स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, अभी रिसेंटली आप सब जानती हो, कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। फिर उसके रिटेलिएशन में ईरान ने जो जवाब दिया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो चोक हो गया। अब उसके बाद ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं, वो कह रहा है वो ब्लॉक कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और पाकिस्तान में जो नेगोशिएशंस वगैरह हुए वो कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए, कुछ उसका नतीजा निकला नहीं। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा कि अब यूरेनियम की चर्चा हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ईरान यूरेनियम को हैंडओवर करेगा, अब इसका मतलब क्या है? देखो, दो तीन इसके मतलब हो सकते हैं। सबसे पहला, जो ईरान है वो फुल सरेंडर कर देगा। ईरान अपना पूरा का पूरा जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो यूएस को या फिर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको हैंडओवर कर देगा, जो कि मुझे लगता नहीं है ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मतलब ईरान जो है सारा 100% यूरेनियम हैंडओवर कर दे, ये पॉसिबिलिटी लगती ही नहीं है। स्पेशली ये जो वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे, ये वॉर में अगर आप देखिए तो क्लियर कट जो ईरान है वो फ्रंट फुट पर खेला है। तो यहाँ पर ईरान ही अपना गिव अप कर देगा, ये बहुत कम चांसेस है। दूसरा ये हो सकता है शायद कि यहाँ पर जो ईरान है वो थर्ड कंट्री को ट्रांसफ़र कर दे, जैसे रशिया को, किसी न्यूट्रल कंट्री को, ताकि वहाँ पर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के तहत उसको स्टोर करके रखा जाए। और तीसरा, यहाँ पर डाइल्यूशन भी हो सकता है, मतलब हाई एनरिच्ड यूरेनियम को कन्वर्ट करके लो एनरिच्ड में कर दिया जाए। जितना भी, जैसे मान लो 70% वाला है, 80% वाला अगर मान लो यूरेनियम ईरान के पास पड़ा हुआ है, तो उसको डाइल्यूट किया जाए, इसका परसेंटेज कम किया जाए, ताकि ईरान जो है वापस से न्यूक्लियर बॉम्ब बना ना सके। अच्छा, ये सारी चीजें जो हो रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कहना है कि 100% यूरेनियम वो हैंडओवर करेगा, ये ट्रंप के लिए क्यों इतना मायने रखता है? देखो, ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप जो भी कुछ करते हैं ना, उसके पीछे का डोमेस्टिक कारण तो होता ही है। मतलब अभी मिड टर्म इलेक्शन है और वो अपनी जनता को दिखाएंगे कि देखो, हमारा जो मेन मकसद था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, वो हमने अचीव कर लिया है। और ये जो पूरा पीस डील वगैरह साइन हो रहा था ना, मतलब जो इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी, उसके पीछे का नहीं होने का कारण यही है कि यहाँ पर यूरेनियम को गिव अप कर दो पूरा, ये अमेरिका ने शर्त रखी थी जो कि ईरान मान नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली आप कह सकते हो ट्रंप की ये जीत होगी। अच्छा, ईरान क्यों एग्री कर सकता है? देखो, हो सकता है कुछ लेवल पर ईरान एग्री कर जाए, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक प्रेशर बना ही हुआ है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, मिलिट्री प्रेशर भी। अब ईरान भी थोड़ी चाहेगा कि वो हर टाइम वॉर के समय में रहे, क्योंकि ईरान के लिए भी डिफेंड करना इतना आसान थोड़ी है। फिर दूसरा क्या है कि इकोनॉमिक रिलीफ डेफिनेटली ईरान चाहता है। और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर $100 बिलियन की काफ़ी चर्चा हो रही है। हो क्या रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका से और अलाइज से डिमांड कर रहा है कि आप हमारा जो फ्रीज एसेट है, जो आपने हमारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया है, जो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, करीब $100 बिलियन के आसपास, उसको रिलीज किया जाए। मतलब ईरान का ये कहना है कि हमारा लेजिटिमेट अर्निंग है, हमने एक्सपोर्ट किया है, ऑयल एक्सपोर्ट किया है, उससे अर्न किया है, फिर आप हमें वो इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। यहाँ पर सैंक्शंस के तहत उसको ब्लॉक कर रखा है। और ये जो इशू है, ये नेगोशिएटिंग पॉइंट का सबसे सेंट्रल आप कह सकते हो कि इसी के इर्द गिर्द चीज़ें हो रही है। ईरान भी डिमांड कर रहा है कि आप हमारे इतने सारे फ्रोजन एसेट्स को रिलीज कर दो। अच्छा, फ्रोजन एसेट क्या होता है? बेसिकली ये लीगल किसी कंट्री को बिलोंग करता है, लेकिन वो कंट्री उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि सैंक्शंस लगा हुआ है। और ईरान के केस में आप देखोगे तो ऑयल एक्सपोर्ट का पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैंक डिपॉजिट्स दूसरे बैंकों में, फॉरेन देशों के बैंकों में, तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसमें फ़र्क समझिए। फ्रोजन एसेट्स का मतलब होता है कि अमेरिका ने यहाँ पर कॉन्फिस्केट नहीं किया है,
मतलब वो ले नहीं लिया ईरान का, वो वैसे का वैसा रखा है फॉरेन बैंकों में, बस ईरान उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली $100 बिलियन है का मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा तो चाइना के पास है, 20 से 30 बिलियन डॉलर। और आप में से कई लोग सवाल सोचोगे कि यार चाइना के पास, और चाइना तो मित्र है ईरान का, तो चाइना तो दे देना चाहिए। इतना आसान नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर भारत के पास भी है $7 बिलियन, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और वो रूपी अकाउंट में है यूको बैंक के पास। इराक के पास भी है $6 से 10 बिलियन, साउथ कोरिया के पास है, जापान के पास है। इस तरह कुल मिलाकर $100 बिलियन है। अच्छा, अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हम वो पैसा नहीं दे सकते? डॉलर का डोमिनेंस। ग्लोबल ट्रेड अगर आप देखोगे तो यूएस उसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल करके रखता है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। और मेन मैकेनिज्म आप देखो तो जैसे स्विफ्ट सिस्टम हो गया, अगर आपको कोई भी ट्रेड करना हो, स्विफ्ट के बिना आप कैसे करोगे? ऑल्दो इसको लेकर चर्चा हो रही है कि ऑल्टरनेटिव वगैरह हो नहीं हो, लेकिन स्विफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर यूएस ट्रेजरी सैंक्शन लगा सकती है। सेकेंडरी सैंक्शन मतलब जैसे अभी बोला गया था ना भारत को कि आप रशिया से अगर आप ट्रेड करोगे, ऑयल खरीदोगे, तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो ये सेकेंडरी सैंक्शन का भी काफी खतरा होता है, और इसी की वजह से कोई भी देश जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा। चाइना या फिर कोई भी देश जो है वो इसीलिए ट्रांसफर नहीं कर रहा है क्योंकि एक तो सेकेंडरी सैंक्शंस मान लो ये हो गया, फिर दूसरा क्या है कि जो पेमेंट मेथड के थ्रू चीजें होंगी उसको अमेरिका पकड़ लेगा, वो डॉलर्स नहीं मिल पाएगा ईरान को। इसके अलावा यहाँ पर ये भी है कि ईरान कैन नॉट सिंपली टेक इट्स ओन मनी, क्योंकि जो फंड्स है ना वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन में है। बैंक्स को सैंक्शंस लॉ को फॉलो करना होता है, अगर किसी बैंक ने वॉयलेट किया तो उसके ऊपर हैवी फाइन लगाए जाएंगे, बहुत सारा खतरा हो जाता है। दैट इज वाई। अच्छा, इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ईरान के लिए? अगर ईरान के पास इतना पैसा आया, मतलब वो ईरान की 25% ऑफ जीडीपी है। जस्ट इमेजिन कितना मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये $100 बिलियन, उसके करेंसी स्टेबिलिटी के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, इंपोर्ट्स के लिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो मिलेगी ईरान के अंदर वहाँ पर, और मिलिट्री और जियो पॉलिटिकल पावर भी, मतलब उसको फंडिंग मिलेगी ताकि अपने मिलिट्री को रिबिल्ड कर सके। जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है ईरान में वॉर की वजह से, उसको वो रिबिल्ड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक्सपर्ट्स इतना स्केप्टिकल क्यों है? देखो, एक तो सी समझिए, ट्रंप ने क्लेम किया है कि यूरेनियम हैंडओवर किया जाएगा, लेकिन अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ देर रात को, अभी तक तो पता नहीं है ईरान पब्लिकली इसको एग्री करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं पता। नेगोशिएशंस में गैप्स हैं। ईरान चाहता है शॉर्ट टर्म का लिमिट हो, लेकिन यूएस चाहता है लंबे समय तक का लिमिट हो। वेरिफिकेशन में भी चैलेंज होगा। मान लो कल के डेट में ईरान कह देता है कि हाँ, हम सारा यूरेनियम आपको दे देते हैं, अब क्या गारंटी है? हो सकता है कुछ यूरेनियम फिर भी ईरान के अंदर में रखा हो जिसको यूएस ट्रैक नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आई होप कि ये जो बड़ी खबर आई थी उसके बारे में आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ ईरान का बॉर्डर शेयर नहीं होता? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पाओगे, 2027 का बैच हो, 2028 हो, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, 27 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहे हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। और ये बैचेस ऐसे हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।